बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता दें। बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। अब चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया है। 13 नवंबर को राजस्थान की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। देवली, उनियारा, दौसा, झुंझुनू में उपचुनाव होगा राजस्थान में। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको उपचुनाव की तारीखों को लेकर हम दे रहे हैं। 7 विधानसभा सीटें राजस्थान की जिन पर उपचुनाव होना है, उनमें दौसा, झुंझुनू, चौरासी, खींवसर, सलूंबर, रामगढ़ और देवली उनियारा विधानसभा सीट शामिल हैं। तो 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। 23 नवंबर को मतगणना होनी है। राजस्थान में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। 13 नवंबर को राजस्थान की इन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, जिनका नतीजा 23 तारीख को आएगा। 23 नवंबर को मतगणना होगी और इन 7 सीटों में दौसा सीट है, झुंझुनू, चौरासी, खींवसर, सलूंबर, रामगढ़, देवली, उनियारा, ये 7 सीट जिन पर उपचुनाव होने हैं। तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। राजस्थान में भी उपचुनाव हैं और सात सीटें हैं जिन पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और इन 7 सीटों में दौसा, झुंझुनू, चौरासी, खींवसर, सलूंबर, रामगढ़ और देवली उनियारा विधानसभा सीटें शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी उपचुनाव को लेकर। तो 13 नवंबर को इन 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। यूपी, राजस्थान समेत जहां जहां पर भी उपचुनाव होने हैं, उन उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और इसके साथ ही जो 13 तारीख है, 13 नवंबर को राजस्थान के 7 उन सीटों पर उपचुनाव होगा जो सीटें खाली हुई हैं। यानी कि जो 7 सीटें राजस्थान की हैं, उन पर विधानसभा का उपचुनाव 13 नवंबर को होगा और 13 नवंबर के बाद 23 तारीख को इन सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ इंडिया न्यूज राजस्थान के संपादक मनु शर्मा जी जुड़ गए हैं अधिक बातचीत के साथ। मनु शर्मा जी, 13 नवंबर को इन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है राजस्थान में जो खाली पड़ी हैं। किस तरह देख रहे हैं इन सीटों पर, क्या इनका इतिहास और क्या कुछ कहेंगे? चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। मनु जी, देखिए, लंबे समय से इंतजार हो रहा था इन तारीखों को लेकर के कि क्योंकि क्षेत्रीय जनता भी देख रही थी किस विधायक के पास में जाएं, कहाँ जाएं काम करवाने के लिए। लेकिन वो तारीखों का ऐलान आज दिल्ली के अंदर जो राजीव कुमार हैं, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है। और राजस्थान के अंदर जो तारीखें रखी गई है वो 13 नवंबर की रखी गई है। और इसके बाद में जो परिणाम आएंगे, 23 तारीख को इसके परिणाम आएंगे, जो कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही निकल करके आएंगे। यानी जो 7 सीट है वो काफी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर एक तो सलूम्बर की सीट है, एक रामगढ़ की सीट है। दोनों सीटें जो खाली हुई थी, वहां के जो विधायक हैं उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण से दोनों सीटें खाली हुई। बाकी जो सीटें खाली हुई है वो लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसके अंदर जो वहां से जो सांसद बन गए हैं, जो विधायक, उसके कारण से सीटें खाली हुई है। यानी सबसे बड़ी बात है कि जो अपनी साख बचाने के लिए सबसे बड़ी बात होगी इसके अंदर चुनौतियां और साख, दो बड़ी बात है जिसके अंदर दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए। अब तक का पुराना इतिहास देखा जाए तो कांग्रेस ज्यादा उपचुनाव में भारी पड़ती नजर आई है, लेकिन इस बार समीकरण कुछ दूसरे हैं। कारण यह है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी खुद सत्ता के अंदर इस बार यहाँ पर बैठी हुई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके जो 9 महीने के जो कामकाज रहे हैं, सरकार ने जो काम किए, भजनलाल सरकार ने जो काम किए, जनता के बीच में जाएंगे कार्यकर्ता उसको लेकर के। दूसरा जो फैक्टर है वो है कि राजस्थान का एक जो पड़ोसी राज्य है हरियाणा, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। यानी तीसरी बार वहां पर सरकार रिपीट हुई है और यहाँ पर जो नेता थे उन लोगों ने भी वहां काम किया। जैसे सतीश पूनिया है, वहां पर प्रभारी थे, वो राजस्थान के नेता हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो राजस्थान के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी मोटिवेट हुए हैं इस जीत के साथ में ही।
तो राजस्थान की जो 7 सीटें हैं, इन जो परिणाम जो हरियाणा के आए थे उससे पहले लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उसके अंदर उपचुनाव के अंदर जैसा पिछली बार का इतिहास रहा वैसा ही ना रहे, यानी अब की बार लेकिन हरियाणा के चुनावों की जीत ने काफी मोटिवेट किया है कार्यकर्ताओं को। दूसरी बात, जो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है, इसके जो कामकाज है भजनलाल सरकार के, उनको लेकर के मैदान में उतरेगी। हम्म। तो एक बड़ी जो कार्यकर्ताओं में एक जो उत्साह रहता है वो नजर आने लगा है। जो सीटें हैं बाकी की, जिसके अंदर बात करी जाए 84 की सीट, तो वहाँ राजकुमार रोज जो हैं वो सांसद बन गए हैं, जिसके कारण से वो सीट खाली हुई है। वहां पर बाप का एक समीकरण बनता है। बाप पार्टी जो है, भारतीय आदिवासी पार्टी, हम्म। जो पिछले चुनावों के अंदर उन्होंने विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसके अंदर कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया था, लेकिन अब नजर ये जो पिछली बार जो उनकी जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह के पार्टी के नेता चाह रहे हैं, उससे लग रहा है कि पार्टी इस गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़ सकती है। तो यानी वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुनौती उनसे मिल सकती है, क्योंकि जो बाप पार्टी है उसने अपने पांव पसारे हैं आदिवासी क्षेत्र के अंदर। लेकिन जो सरकार है वो तमाम आपने देखे होंगे कि आदिवासी कल्याण के लिए जितने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो सब उस क्षेत्र को देखते हुए आदिवासी क्षेत्र के लिए अलग से योजनाएं जो है सरकार की वो चल रही हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे देवली उनियारा में हरीश मीणा जो सांसद बन गए हैं, और अब वहां पर सीट खाली हो गई है। तो खाली होने के कारण से हरीश मीणा जो है दमदार नेता हैं, और हम्म। इनके जो बड़े भाई हैं नमो नारायण मीणा पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। पार्टी किसको बनाती है कांग्रेस जो उम्मीदवार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कई उम्मीदवार मैदान के अंदर हैं। अब पार्टी को सिलेक्शन करना होगा। कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है, यहाँ से नाम जो है 3-3 का पैनल बनकर के दिल्ली जा चुका है। अंतिम मोहर दिल्ली का संसदीय बोर्ड लगाएगा। इसके अलावा आप बात करें दौसा की, तो दौसा के अंदर मुरारी लाल मीणा जो है वो सांसद चुन गए वहां से, तो इसके कारण दौसा की सीट खाली हुई है। दौसा की सीट पर दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी समस्या है कि किसको कैंडिडेट बनाए किसको नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर देखा जाए तो किरोड़ीलाल मीणा के बड़े भाई छोटे भाई हैं जगमोहन मीणा, हम्म। वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा शंकर शर्मा है, सीट बड़ी पेचीदा है जातिगत समीकरणों के आधार पर। वहीं मुरारी लाल मीणा जो है अपने परिवार में ही, यानी अपनी पत्नी या बेटी को टिकट दिलाना चाह रहे हैं। कांग्रेस के ऊपर निर्भर करेगा, परिवारवाद को छोड़ करके अलग से किसी को टिकट देंगे या क्या होगा, अभी इसके अंदर कुछ नहीं कह सकते हैं। खींवसर सीट बड़ी दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए बड़ी मुश्किल भरी है। आप जानते हैं हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जिन्होंने चुनाव लड़ा था और वो जीत गए, और उन्होंने ये जो सीट खाली हुई है, अब यहाँ पर जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा संकट है। पिछला गठबंधन के अंदर था, आरएलपी के साथ में कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था, जिसके कारण से काफी वोट भी मिले थे। लेकिन अब क्या रहता है उस गठबंधन का, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन इससे पहले, इन चुनावों से पहले जरूर इसका खुलासा भी हो जाएगा कि पार्टियां अपने मैदान प्रत्याशी मैदान में अलग से उतारती है या गठबंधन के लिए सीट छोड़ती है, क्या कुछ रहेगा वो सामने आ जाएगा। झुंझुनू सीट भी इसी तरीके की है। झुंझुनू सीट जो परंपरागत, जो शीशराम ओला, फिर उसके बाद में ब्रजेंद्र ओला वहां से जीतते आए हैं। ब्रजेंद्र ओला ने सीट खाली हुई है, हम्म। ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू से सांसद बन गए, तो वहां की सीट खाली हुई है। ऐसी स्थिति के अंदर अब उनके परिवारजन भी उसके अंदर टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, उसके लिए भी काफी, क्योंकि ये जो क्षेत्र रहा है उसके अंदर पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा पहले, लेकिन उन्होंने काम भी किया है। तो आने वाले विधानसभा के जो उपचुनाव होंगे उसके अंदर दमखम पूरा लगाएगी पार्टियां, और इसके लिए पूरी तैयारियों के साथ में जुटी हुई है। जी। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं एकजुट नजर आती है, तो कहीं कांग्रेस के अंदर जो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सचिन पायलट, गहलोत, डोटासरा, टीकाराम जूली, अलग अलग जो नेताओं के जो उसके अंदर जो खड़े हुए हैं, अब उसके आधार पर अब टिकट का सबसे बड़ा वितरण वाला मामला है, उसके अंदर हम्म। किस तरह से नेताओं की चलती है। क्योंकि यहाँ पर जो सीटें खाली हुई, जैसे आप देखेंगे दौसा की सीट खाली हुई तो मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा की सीट खाली हुई देवली उनियारा से, तो ब्रजेंद्र ओला, ये तीन तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो कहीं ना कहीं सचिन पायलट खेमे से जो पहले से विधायक थे वो लोग सांसद बन के गए हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहेंगे सचिन पायलट कि उन्हीं के जो समर्थक हैं उन लोगों को मैदान में उतारा जाए, जिससे कि पार्टी को जीत हासिल हो सके। लेकिन आखिरी फैसला आला कमान पर होगा, इसके अंदर क्या कुछ निकल करके आता है। जी। मनु जी, चूंकि अब सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की है, आप को चूंकि एक एक सीट की अच्छे से समझ भी है, और आपने बताया भी कि बीजेपी की सरकार है तो जनता फिर विकास योजनाओं को लेकर भी सोचेगी, तो क्या फायदा बीजेपी को मिल सकता है इन उपचुनाव में इन 7 सीटों पर कहीं ना कहीं? देखिए, आप भी राजस्थान को समझते हैं। राजस्थान के अंदर जातिगत समीकरण और हर सीट का समीकरण अलग होता है। हम्म। कैंडिडेट्स मैदान में उतारते हैं, उसकी क्या छवि है, उसके अनुसार वोट मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, पार्टी के अंदर क्या कुछ लहर चल रही है, ये सब बातें देख करके कैंडिडेट्स मैदान में उतारे जाते हैं।
पिछला जो अगर आप इतिहास देखेंगे उपचुनाव का, तो उसके अंदर कांग्रेस ज्यादा भारी नजर आई थी। लेकिन अब जो है पार्टी सरकार के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी है वो सत्ता के अंदर है। ऐसी हम्म। स्थिति के अंदर उनके पास में दिल्ली में भी केंद्र की सरकार है, राजस्थान में भी, दिल्ली में जो केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि दोनों ही दलों की, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसी स्थिति के अंदर जो क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए अगर हम्म। लोग सोचेंगे, तो वो एक मुद्दा बना करके उसको पार्टी मैदान में उतर सकती है और उसका फायदा उठा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है। इससे हम्म। पहले आप राजस्थान में देखेंगे तो हमेशा अलग अलग पार्टियों की सरकार, केंद्र में अलग पार्टी की सरकार रही, तो राजस्थान के अंदर जो है दूसरे दल की जी। सरकार थी। ऐसी स्थिति के अंदर बड़ी मतदाताओं के सामने बड़ो पशु पेश की स्थिति रहती थी। लेकिन इस बार ऐसा है कि दिल्ली में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी आए, तो जो पार्टी, इसको एक बड़ा मुद्दा उन्होंने पहले भी बनाया है लोकसभा के चुनाव में भी, और अब इस चुनाव के अंदर भी ये इन मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरेगी। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, इसके अंदर मुद्दे जो हैं काफी अलग अलग जो रहते हैं। अब विधानसभा के जो चुनाव होते हैं तो इसके अंदर मुद्दे स्थानीय रहते हैं, वहाँ के लोकल जो मुद्दे हैं वो काफी हावी रहेंगे। पुराने जो कैंडिडेट्स रहे हैं, उनकी छवि है, उनके कामकाज को लेकर के, उन सब चीजों का आकलन करके मतदाता अब आगे बढ़ता हम्म। है। जी। अब दोनों पार्टियों की रणनीतियों को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब कांग्रेस सत्ता में नहीं है और बीजेपी सत्ता में आके, और आपने जो बताया कि चूंकि डबल इंजन की सरकार की बात भी बार बार बीजेपी करती आई है, तो क्या रणनीति कांग्रेस के लिए क्या बड़ी चुनौती मानी जा सकती है? कैंडिडेट का चयन करना भी और इन सीटों पर जीतोड़ मेहनत कर चुनाव जीतना भी। देखिए, अगर देखा जाए तो ये बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा इस चुनाव के साथ में जुड़ी हुई है। भारतीय हम्म। जनता पार्टी में अगर आप बात करेंगे तो मदन राठौड़ जो हैं, अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उनको सौंपी गई है, उनकी एक बड़ी चुनौती है हम्म। पार्टी को वो 7 की 7 सीटें उनकी झोली में डाले, तो ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। साथ में भजन लाल जो मुख्यमंत्री बनाए गए, भजन लाल शर्मा, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद में पहले उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर एक परसेप्शन जो है वो बनता है सरकार का भी, कि सरकार का कामकाज कैसा चला है 9 महीने का, उसके ऊपर जनता किस तरह की मोड़ लगाती है। ये सब चीजें एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के लिए अभी खोने के लिए कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो है, अगर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को मोटिवेट रखना चाहती है, अपनी जीत को आगे बढ़ाना चाहती है, तो वो अपनी जो उनकी परंपरागत सीटें हैं, जहां पर पहले से कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हुए थे, तो उन सीटों को जीतने का भरसक जी। प्रयास करेगी। उसके हम्म। लिए पूरा कैंडिडेट भी सोच समझ करके, चाहे परिवार में टिकट देना होगा तो पार्टी हो सकता है कि परिवार के लोगों को मैदान में उतरे, उनके सहानुभूति की लहर जो अगर लेना चाहेगी, क्योंकि सीधी अगर बिल्कुल। देखा जाए तो आप देखेंगे कि दौसा की सीट है मुरारी लाल मीणा, मैंने आपको बताया, इसी तरह झुंझुनू की सीट है, हम्म। हरीश मीणा वाली सीट है। तो इन सीटों के लिए काफी बिल्कुल। कुछ सोच समझ करके पार्टी को विचार करना होगा। हम्म। जी। बहुत शुक्रिया आपका मनु शर्मा जी, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। आप इंडिया न्यूज राजस्थान के संपादक मनु शर्मा को सुन रहे थे। उन्होंने बताया